सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, उसमें एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे। बट ऐसा आंसर आया तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि ए व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और डी सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऐसे लिखोगे। फिर पॉइंट नंबर 1 में आओगे, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। नाउ गवर्नमेंट ने क्या देखा कि गांव में लोग टॉयलेट्स बाहर जाते थे, एक पिक्चर भी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। तुम मुंबई में जाओगे ना आज भी, कहां पे मैं तुमको बोल रहा हूं, वहां पे कुर्ला साइड जाओगे, वहां पे पुराने जो बस्तियां हैं, धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वहां पे बाथरूम में टॉयलेट जाना हो तो 12 से 15 घर के लिए एक कॉमन टॉयलेट होगा, एक या दो ऐसे बने होंगे, 3 लाइन से, ये बाजू। सो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो गांव में हर घर में एक बाथरूम तो होना ही चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जो बोला था हम 2 करोड़ टॉयलेट्स बनाएंगे। अब टॉयलेट्स का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो लोग को बाहर जाना पड़ता था गांव में, लेडीज के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, और जंगल साइड में हमेशा एनिमल्स का अटैक का खतरा था। प्लस ऐसा भी देखा गया था कि औरत का छेड़खानी हुआ ऐसे गांव में जाते हुए। सो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे यदि हर घर पे एक बाथरूम टॉयलेट दिया जाए। इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा कि नासिक में भी ये कार्यक्रम हुआ। आई थिंक गवर्नमेंट ने, जो गरीब लोग हैं झोपड़पट्टी साइड जो रहते हैं, लास्ट ईयर मुझे पता चला ये कि गवर्नमेंट लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक गवर्नमेंट ने पर फैमिली को 8 to 10,000 दिए। पहले 4,000 दिए, बोला कि तुम बाथरूम बनवाओ, इफ बनवा लेते हो हम चेक करने आएंगे, बन चुका है तो ऊपर का और 4,000 हम देंगे। तो इस प्रकार से 8 से 10 हजार रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग को देगा, ये इतना आसान थोड़ी है। तुम नासिक में कोई भी एरिया में झोपड़पट्टी में चले जाओ, नासिक रोड साइड में स्लम मिलेगा तुमको, सिडको साइड मोरवाड़ी में स्लम एरिया मिलेगा, नासिक का हर एरिया में स्लम एरिया है। तुम हर एरिया में, हर जगह पे, हर घर में बिल्ड करने जाओ तो ऑन एन एवरेज सपोजिटली नासिक में पॉपुलेशन 15 लाख, मतलब फैमिली कम से कम 3-4 लाख होगा, उसमें 5-10 हजार फैमिली गरीब होगा जो लोअर हाउस में रहते हैं जिसमें बाथरूम नहीं है। और एक बाथरूम बनाने लेट अस एज्यूम 3 से 4 दिन लगते हैं, तो 15,000 दिन मतलब इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स। तुम सोचो, यदि एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया तो उसको 10 से 20 साल लग जाएगा। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब घर में फैसिलिटी हो। अच्छा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अभी भी झोपड़पट्टी साइड में जो गरीब लोग रहते हैं वो लोग पानी को फिल्टर बहुत कम मैंने सुना है करते हुए, वो लोग जैसा नल में आता है वैसे ही पीते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक कोलेरा और टाइफॉइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो मच्छर काट के ये मलेरिया चिकनगुनिया, जहाँ पानी डर्टी है, नासिक में तुमने सुना है चिकनगुनिया काफी हो रहा है, तुमने सुना है किसी ने? Yes, sir. उसका सबसे बड़ा कारण है मच्छर। मच्छर कहाँ पनपते हैं? जहाँ पानी का एक पडल कहीं पे जमा हो। अच्छा, जो अच्छे लोग हैं, मैं जो दोस्त लोग को जानता हूँ जो काफी रिच है, वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं विद दिस प्रॉब्लम। मतलब एक अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, उनको चिकनगुनिया हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक तरीका है, तुम गर्म करो 10 मिनट, उससे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन अगेन जो गरीब लोग के झोपड़पट्टी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करने के लिए वो लोग लकड़े का जलाते हैं, वो लोग नहाने के लिए यूज करेंगे क्या पीने के लिए पानी? सो चांसेस ये हो सकता है कि वो लोग पीने के लिए फिल्टर ना यूज करके वही पानी, इससे अगेन हेल्थ डाउन हो जाता है। अच्छा, उन लोग के लिए
सिविल हॉस्पिटल में काफी हद तक फ्री फैसिलिटी भी है, लेकिन दवाइयों का तो कॉस्ट लगता है। अब गवर्नमेंट पर लोड आता है, फ्री फैसिलिटी मतलब गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा हिसाब है, लोगों को हेल्थ और सैनिटेशन के लिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट कर भी रहा है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव का बढ़ने के लिए तुम सोचो ना, अभी एक तो पहले प्रॉब्लम था इंडियन टॉयलेट्स का। इंडियन टॉयलेट्स में जो एजेड लोग हैं उनके जिनका घुटने का प्रॉब्लम है, तो अभी नोट हम कर रहे हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट्स काफी जगह पे आ रहे हैं। सो आजकल के कंस्ट्रक्शन प्राय वेस्टर्न में उतर रहे हैं, ठीक है ना। सो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा पानी और अच्छे बाथरूम्स हर एक घर में हो, बाहर जाना ना पड़े, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं इन लोग के। दूसरा, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। नाउ सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट तो केरला है, फिर आता है महाराष्ट्र। लेकिन तुम गांव में चले जाओ, बहुत सारे लोग गांव में अभी भी लिटरेट नहीं है। तुम नासिक में भी, तुम कभी भी बैंक में चले जाओ, अभी तो कोविड में गर्दी कम रहती है, बट मैं जितना 4 5 6 बार बैंक में गया हूँ, कभी भी बैंक में जाओ कोई ना कोई आदमी आता है, लिखून दिया ना, उनको पेन स्लिप भरने नहीं आता, क्योंकि उन लोग को इंग्लिश या मराठी लिखने को आता नहीं। सो और इसकी वजह से क्या होता है, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उनका अच्छा जॉब जहाँ पे लिखा पढ़ाई का काम है वो चला जाता है। फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेटर बन सकते हैं, या वॉचमैन बन सकते हैं, या पत्थर तोड़ने का काम कर सकते हैं, या ड्राइवर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो लिटरेसी इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान में लिटरेसी का है। आजकल के यंगस्टर्स जितने मॉडर्न हो गए हैं एज कंपेयर टू हमारे जमाने पे, थिंकिंग काफी बैकवर्ड था, अभी थिंकिंग काफी मॉडर्न हो गया है। और जैसे थिंकिंग चेंज हो रहा है ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन का, उसके दोनों पैरामीटर्स है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सो लिटरेसी से क्या होता है, एक तो जॉब का प्रोफाइल और स्टेटस बढ़ जाता है, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है, क्राइम रेट कम हो जाते हैं, तुम्हारा फैमिली को तुम अच्छे तरीके से संभालोगे, और बोलते हैं ना एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आता है। और आजकल नासिक में एटलीस्ट जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे यंगस्टर 15 16 17 साल का कोई भी लड़के को पूछोगे ना, मेजोरिटी लोग पढ़ रहे होंगे, और आजकल 10th 12th में भी फेल कम लोग को करते हैं, इसलिए एजुकेशन कम लोग छोड़ रहे हैं एज कंपेयर टू 10 15 साल पहले। सो रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन फैसिलिटीज। अब मेरे टाइम में एक प्रॉब्लम ऐसा था नासिक का, मेरे टाइम में एमबीए के सिर्फ 4 कॉलेजेस थे, एक पंचवटी था, एक आईएमआरटी था, एक जेडीसी बिटको था, और एक नवजीवन था। 4 ही कॉलेजेस थे जहां एमबीए होता था, मतलब 60 सीट्स थे, 60 इंटू 4 240, और कम से कम 1000 2000 लोग एमबीए करते थे। तो नासिक में तो मिलता ही नहीं था, इसलिए हमको मजबूरी में नगर जाना पड़ा। अच्छा ये तो छोड़ ही दो, मुझे सीईटी का एग्जाम एमबीए का देने के लिए पुणे जाना पड़ा, इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाना पड़ा। आज तुम्हारा सीईटी नासिक में होता है, आज इंटरव्यू नासिक में होता है, आज नासिक में कम से कम 20 से 25 कॉलेजेस हो गए एमबीए के, प्लेसमेंट्स भी अच्छा है नासिक का। सो फिर भी लोग मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलोर ये 4 जगह पे अभी भी एमबीए करना जाना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेजेस बढ़े बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना नहीं बढ़ पाया कुछ कॉलेज छोड़कर। सो लिटरेसी रेट गांव में बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं तो एमबीए कॉलेजेस शहर की बात कर रहा हूँ, गांव में तो एमबीए दूर की बात है। बेसिक 10 + 12 भी आ जाए, ग्रेजुएशन भी आ जाए, तो गांव बहुत फास्ट डेवलप हो। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी ये जैसे कि एक विचारधारा जो ट्रेडिशनल थिंकिंग कि औरत सिर्फ बोलते ना घर का कामकाज और बच्चे पैदा करने के लिए ही और फैमिली को संभालने के लिए ही हुए हैं,
ये जो विचारधारा का फर्क है कि मेन शुड वर्क एंड वुमेन शुड बी एट होम, ये खास करके अफगानिस्तान साइड में तुम देख रहे हो जो विचारधारा हो रहा है। बट जेंडर डिस्पेयर, अच्छा, इंडिया में भी ये विचारधारा काफी पॉजिटिव हो गया है। किस प्रकार से? वुमेन आर एनकरेज टू वर्क, ठीक है ना। अभी मैं जितने मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ लड़कियां, मुझे नहीं लगता 25 साल से कम कोई भी लड़की ने फिलहाल शादी किया हो। सब 25 प्लस, सब के सब एमबीए या कोई कोर्स करते हैं, जॉब करते एक दो साल, 25, 27, 28, और वो लोग इंडिपेंडेंट है, आजाद है। सो लॉजिक इज दे आर नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मैन नाउ। क्या होता था, यदि एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ की तो हालत खराब हो जाती थी। पढ़ाई ज्यादा नहीं, शी इज वेरी गुड कुक, बट वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती थी फिर, या तो खाना बनाने का, या ब्यूटी पार्लर, या टीचिंग, ये तीन काम, या सिलाई, ये चार पांच के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। आजकल वुमेन को एम्पावरमेंट ऐसे हुआ है कि खास करके बिकॉज दे आर एजुकेटेड, उनका स्कोप बढ़ा है। अपना वुमेन हॉकी देखो इस बार कितना जबरदस्त सम्मान मिला उनको। इतने साल में भारतीय वुमेन, सिर्फ भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम को सम्मान था, उसके अलावा तुम कोई भी वुमेन स्पोर्ट्स में देख लो। टेनिस में एक सानिया मिर्जा का नाम था, और किसका नाम तुम बताओगे? पीटी उषा 20, 25, 30, 40 साल पहले। सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये बोलता है कि गांव के औरतें का काम क्या है, घर पे रहना, कोई फार्म में मदद करना। एजुकेशन तो लगभग रहता ही नहीं था, लेकिन ये सब बदल रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन पहुंच रहा है, तो गांव से शहर के वुमेन काफी एम्पावर हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया, नासिक में बहुत सारे लड़कियां एमबीए, खास करके पूना, मुंबई, और पेरेंट्स भी आजकल भेजना शुरू कर दिए हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले भी लोग, चलो तू पूना जा 2 साल के लिए, ये सब थिंकिंग बहुत रेयर केस में मैं देखता हूँ, नहीं जा सकती पूना, नासिक में करना पड़ेगा, बहुत रेयर केस। मेजोरिटी पेरेंट्स अभी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। सो ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हुआ है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें वुमेन मिलकर, जैसे अचार का बिजनेस, पापड़ का बिजनेस, ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे सही, लेकिन इससे आगे तो बढ़ रहे हैं। फिर चौथा, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सी, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि जहां पे कोई गुंडागर्दी ना हो, सबको अपने हक मिले, सोशली डिसएडवांटेज। अभी भी अपने देश में गांव में बोलते हैं ना, दलित दलित, और अभी भी मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में दलित मिनिस्टर हो, दलित चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है ना, दलित रहा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर तब बोल रहे हैं जब सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, दलित, इन सबको इक्वल सम्मान मिले, ठीक है। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम कर दिया, जिसमें 1/3, 35%, 40%, 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को एडमिशन मिले। इसका पॉजिटिव है कि उन लोग को हक मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज ऐसा है। कल मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत दुखी था। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला सर मेरे को 78% है, मुझे एडमिशन नहीं मिला, बट शेड्यूल कास्ट का लिस्ट 63, 64 में एक को मिल गया। मैंने क्या गुनाह किया? मैं इसको कुछ बोल नहीं पाया, उसकी क्या गलती? तो शेड्यूल कास्ट वाला ठीक है, उसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इक्वालिटी में वो फिर अगेन जो पढ़ने वाले लोग हैं डिस्करेज हो जाते हैं। बैकवर्ड लोग के बारे में सोचा, बैकवर्ड क्लास के लोगों के बारे में सोचा जाए, तो जिनको एडमिशन नहीं मिलता वो लोग दुखी हो जाते हैं। अगेन सोशली ये बोलते हैं ना, अनसर्टेनिटी हो जाता है। सो गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि डिसएडवांटेजेस लोग को आगे किया तो एडवांटेजेस लोग पीछे हो जाते हैं। सबको इक्वल स्टेटस देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो डिसएडवांटेज ग्रुप को लॉ एंड ऑर्डर बता के, एक बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर समझा के गांव में बीच में तुम देखोगे ना, चंबल के डाकू और ये सब कहानी मशहूर है। सो वो लोग अपना हक के लिए लड़ाई करते थे। तो अभी कैसे ना, जब गवर्नमेंट ने उनको एक्सप्लेन किया उनका भविष्य क्या है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जंगल में कोई सीमा करके कोई थी,
उसने बोला वो लोग दिन भर में छुपे हुए रहते थे, ट्रैवल सिर्फ रात को करते थे। सो बोलने का तात्पर्य है कि ये लोग को जो हक चाहिए था, अभी गवर्नमेंट देने लग गया कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम तुमको जॉब देंगे। तो धीरे 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 नक्सल का भी जो हक है, कि जो लोग मानते हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, और दिया जाए उनसे मीटिंग करके बातचीत करके, तो ये धीरे धीरे टेररिज्म कम हो जाएगा। जो चंबल के भी काफी कम हो गए गुनाह अभी, और नक्सलाइट का भी कम्युनिकेशन करके एक वक्त बाद वो भी कम हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, ये तो इंडिया में सबसे डैमेज इसने किया है। 10% लोग 70% जमीन ओन करते हैं, 90% लोग 30% जमीन ओन करते हैं। जब लैंड रिफॉर्म्स नहीं था तो कितने रईस लोग ने शेतसी, तुमको पता है एग्रीकल्चरल जमीन सिर्फ शेतकरी खरीद सकता है, आम आदमी नहीं खरीद सकते। क्या तुमको पता ही है? यस और नो? क्या तुमको पता ही है? जवाब दो। क्या तुमको पता है? आवाज नहीं आ रहा है मुझे तुम्हारा, आंसर करो। चलो, नहीं पहुंच रहा है तुम्हारा आवाज। तो जो शेतकरी की जमीन सिर्फ शेतकरी ही खरीद सकते हैं, आम इंसान नहीं खरीद सकते खेती। लेकिन 25, 30, 40 साल पहले सब कागजों में हेराफेरी करके शेतकरी बन जाते थे। कुछ फिल्म स्टार्स पर यह इल्जाम लगा, कुछ फिल्म स्टार्स के जमीन जब्त हुए कि भाई तुमने गलत फार्मर्स की जमीन खरीदी। आज के तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब आधार कार्ड लिंक हो गया है। तो लैंड रिफॉर्म्स में अभी एक सीलिंग आ गया है, तुम एक लिमिट के ऊपर जमीन नहीं खरीद सकते। और सब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया, तो तुम कागज का हेरी फेरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। कागजी रिकॉर्ड का क्या था? कोई भी नकली ओरिजिनल कागज निकाल के डुप्लीकेट डाल देता था, तो शेतकरी का हक कोई भी छीन लेता था। कोई भी रईस आदमी शेतकरी बन जाता था अपने आप को बता के। सो जब से गवर्नमेंट ने, काफी साल चला, 1-2 साल लगा गवर्नमेंट को, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है आज के तारीख में सारे रिकॉर्ड्स, जमीन, बिल्डिंग, फ्लैट सबके इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो नाउ तुम कागजात में हेरा फेरी कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सपोजिटली एक सेल डीड में 50-100 कागज है, सबका स्कैन होता है और कंप्यूटर में स्टोर होता है। तुमको, और उसमें सब पासवर्ड, और गवर्नमेंट के पास सेंट्रली डेटाबेस बन गया है। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसने भी जमीन नकली क्लेम कर दिया तो मेरे पास तो गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिकली प्रूफ है। तो आज के तारीख में लैंड रिफॉर्म्स में सबसे अच्छा गवर्नमेंट ने किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कर दिया रिकॉर्ड्स को। अच्छा, एक और चीज, तुम घर बैठे बैठे तुमको इगतपुरी की एक जमीन किसके नाम पर है जानना चाहते हो? तुमको सिर्फ प्लॉट नंबर चाहिए उधर का, इगतपुरी, और जगह का नाम पता होना चाहिए। 2 मिनट में उसका मालिक कौन है पता लग जाता है। आजकल ऑनलाइन भी वो देख सकते हैं। सो हेरा फेरी तो दूर की बात है, कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? हाँ, दूसरे का नकली आधार कार्ड लेके थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम, मुझे नहीं लगता आज इतना आसान रहा जितना पहले था। सो लैंड रिफॉर्म्स में एक तो अच्छा कर दिया कि रेंट पे रेगुलेशन, एक रेगुलेशन रेंट पे एक्ट लाया कि इससे ज्यादा रेंट नहीं हो सकता, जमीन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, डेटा रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। ठीक है। फिर छठवां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गांव में जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, ये बात सही है। एक जमाने में जब रोड्स अपने बनते थे 50-60 किलोमीटर बनते थे, अभी अपने नितिन गडकरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे सब देखते हैं, आई थिंक अभी अपना रिकॉर्ड 100-150 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। ठीक है ना? एक मिनट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन, हर एक के बारे में बोला जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक तो गवर्नमेंट फार्मर्स को फ्री कर देता है। रोड कनेक्टिविटी द मोमेंट बढ़ गया तो बोलते ना, तुम सोचो दिल्ली टू मुंबई डायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नरीमन पॉइंट तक रास्ता रहेगा। इसका मतलब व्यापार बढ़ेगा, है ना? व्यापार बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा।
लोगों को डेवलपमेंट होगा। इरिगेशन से फार्म जो बारिश या पानी की कमी की वजह से सूख जाते थे उसका डेवलपमेंट होगा। करेक्ट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अब इसका एक प्रॉब्लम बताता हूं। और ऐसा देखा गया कि वहां पे क्यों आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बड़े बड़े बैंक्स नहीं जाते। गांव में 50% कर्जे डूब जाते हैं, ऐसा स्टडी बताता है। गांव वालों की नीयत अच्छी है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। बारिश कम ज्यादा हुआ तो असर होता है। अभी अंगूर के खेत ले लो, सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक बारिश बंद हो जाना चाहिए। दिसंबर जनवरी में बारिश हुआ तो आम के जो बागान है, अंगूर के जो भी लगाए हुए हैं, सबको डैमेज होता है। ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग नहीं पे कर पाते। सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में नेशनलाइज्ड बैंक्स बहुत कम दिखेंगे, तो वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब तुमको दिखेंगे, बट इनका ब्याज दर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इफ तुम देखो बाकी जगह 8, 9, 10 होगा, तो यहाँ 12, 13 प्लस। इसमें एक प्लस भी है, एक माइनस भी है, वो बताता हूँ। बीच में आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट या आई थिंक नेशनल गवर्नमेंट ने भी 65,000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे। अब 65,000 करोड़ के कर्जे माफ किए तो शेतकरी मानते फ्री हो गया कर्जे से, लेकिन इसमें ऐसे भी किस्से देखे गए कि वो वापस से कर्जा लेता है, एज्यूम करता है भविष्य में भी माफ होगा। सो देश पर लोड आता है, क्योंकि कर्जा इस बार माफ किया है तो अंडर एजम्पशन बहुत सारे फार्मर्स वापस से नया कर्जा लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो क्या होता है, गवर्नमेंट ही अनजाने में लोगों को आदत लगा देती है फ्री के चीजों की। ठीक है, इससे क्या होता है कि अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। इलेक्ट्रिसिटी बचा के रखना है, अब फ्री मिल रहा है तो चालू है, तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा। और खुद का रहेगा तो अपन स्विच ऑफ कर देंगे लाइट, कि भाई नहीं बिल ज्यादा आएगा। ये सब चीजें, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट तो फार्मर्स के लिए। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। ठीक है। सो फार्मर्स को बेनिफिट भी काफी हर गवर्नमेंट ट्राई करता है, क्योंकि फार्मर्स का जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता, वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है। करेक्ट। 8वां पॉइंट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये बात मैं भी मानता हूं कि 10-15% पॉपुलेशन देश में गरीबी से बाहर आया, लेकिन गरीबी का डेफिनेशन ये लोग बोलते हैं 50-100 रुपया जो दिन में कमाता है उससे नीचे कमाता है तो गरीब, उसके ऊपर अमीर। एग्जैक्ट जो गरीबी का डेफिनेशन है ना, कुछ लोग कैलोरीज में मानते हैं कि तुम 2100 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज का है। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का अगेन रूट है एजुकेशन, जॉब क्रिएशन। ठीक है ना। अगेन लेट अस टेक वन एग्जांपल। कोविड के टाइम में लाखों जॉब्स चले गए, होटल्स बहुत सारे बंद थे, टूरिज्म सेक्टर तो लगभग बैठ ही गया, तो उसमें लाखों जॉब्स चले गए। एरोप्लेन बंद थे तो कितने जॉब्स। सो वहां पे वापस से थोड़ा सा गरीबी बढ़ा होगा। अभी गवर्नमेंट पर चैलेंज ही है एक प्रकार का कि इसको वापस से नॉर्मलाइज करना। करेक्ट। सो ये 8 पॉइंट्स थे तुम्हारे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ओके, सो ये खत्म होता है इधर।